हाँ जी, हाँ, तो हम एप्लीकेशन से कंटिन्यू कर रहे थे। एप्लीकेशन से कंटिन्यू कर रहे थे हम, ठीक है? तो हम पढ़ रहे थे लो रिएक्टिविटी ऑफ एराइल एंड विनाइल हैलाइड्स। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कि जितने ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा देंगे माइनस एम अफेक्ट ग्रुप्स अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में तो उनका एसिडिक नेचर क्या होता है और इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि कब हमारा माइनस आई इफेक्ट लगेगा, कब हमारा प्लस एम इफेक्ट लगेगा, कब हमारा माइनस एम इफेक्ट लगेगा। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑफ सम फ्री रेडिकल्स कार्बोकेटायंस एंड कार्बोएनाइन। ठीक है, मीसोमेरिक इफेक्ट जो है ये तो इंडक्टिव इफेक्ट भी एक्सप्लेन करता है, स्टेबिलिटी है तो ये तो कॉमन पार्ट है कि हमारे पास पता है कि जो फ्री रेडिकल्स है वो प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी है। कार्बोकेटायंस के केस में क्या होता है, टर्शरी सेकेंडरी देन प्राइमरी, और कार्बन आयंस के केस में क्या होता है, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी। है। तो ये हमें ऑर्डर जो है टिप्स पे लर्न होने चाहिए, ये एज इट इज पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, दोनों तो सेम चीजें हैं, रेजोनेंस भी सेम है और मीजोमेरिक इफेक्ट भी सेम है। सिंपल सा डिफरेंस है कि जो रेजोनेंस है ये दोनों के लिए अवेलेबल है, सिग्मा के लिए भी और पाई के लिए भी। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी अवेलेबल होता है और पाई बॉन्ड भी। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के केस में हमने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू शिफ्टिंग देखी थी, जिसमें वहां पे भी सिग्मा बॉन्ड वाले भी रेजोनेंस शो करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। जो हमारा इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और जो मीजोमेरिज्म है दैट इज अवेलेबल ओनली फॉर पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों सेम थिंग है बट ये कंसिडर करता है सिग्मा बॉन्ड को भी और पाई बॉन्ड को भी, लेकिन जो मीजोमेरिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करता है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारा सिस्टम है, कॉन्जुगेशन में है। अगर कॉन्जुगेशन में है तो हमने क्या किया, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कर दी इधर, और ये इधर चला गया कार्बन आयन, है ना। अगर हमारे पास एसिड है तो इसकी लोन पेयर ने पार्टिसिपेशन की, ये यहाँ गए और ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ऊपर शिफ्ट होगी। ऊपर क्यों शिफ्ट हो गई भाई, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, ना कि फर्दर अल्काइल ग्रुप्स के उन्हें जरूरत भी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा हाइपर कंजुगेशन। क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, जो है बेसिकली नो बॉन्ड रेजोनेंस सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इसमें पार्टिसिपेशन जो हम कंसिडर करते हैं वो सिग्मा बॉन्ड की करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, हमने कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम लिया, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम लिया, इसको हमने अटैच किया जैसे मिथाइल के साथ, ये मिथाइल है, होगा इसमें भी रेजोनेंस, बट उसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। वो भी मैं बताती हूँ कि इसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों होता है। जो हाइड्रोजन है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इसके पास। ठीक है, शिफ्ट होने के बाद क्या होता है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कार्बन है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए तो ये क्या बन गया, एच पॉजिटिव। एच, जो कार्बन है ये कहीं नहीं जाएगा, ये बोलेगा कि मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं इसके साथ ही चिपका रहूंगा, भले चाहे मैं बॉन्ड नहीं बनाऊं। ऐसे ही होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको कितना ही डांट लो कितना ही मार लो, है ना, फिर भी वो बोलेंगे कि नहीं हमें मम्मा पापा के पास ही रहना है। तो वही हाल यहाँ पे प्रोटॉन का है, ये बोलता है कि मैं अपने अपने सिस्टम को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं साथ में ही रहूंगा। तो जिसकी वजह से बॉन्ड ना होते हुए भी इनके बीच में आपस में क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ऐसे जरूरत थोड़ा है कि एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक ही हाइड्रोजन है, आपको यहाँ पे तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक दो तीन, तीनों ही नो बॉन्ड रेजोनेंस शो करेंगे। अगर मैं इस हाइड्रोजन को एज इट इज रख दूँ तो अब कौन किसकी बारी है, ये शो करेगा नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, ये ठीक है, उसके बाद है, लग गया पता कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है व्हेन इट इज अटैच्ड टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम सच एज डबल बॉन्ड और बेंजीन। जरूरत होना है कि अल्फेटिक में ही होता है, अल्फेटिक होते हैं हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एलिफैटिक होते हैं और एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कौन से होते हैं, जो रिंग सिस्टम होते हैं,
और एलिफैटिक कौन होते हैं? जो चेन सिस्टम होते हैं, सिंपलेस्ट चेन सिस्टम, ठीक है? तो एलिफैटिक में भी अवेलेबल होते हैं ये, एरोमेटिक में भी अवेलेबल होते हैं। एरोमेटिक में कैसे? जैसे मैं टॉलवीन बनाती हूँ। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें टिप्स पे लर्न होने चाहिए। ये नहीं कि हमने बुक खोली तभी याद किया और बंद कर दिया, नहीं। जैसे ये टॉलवीन है, ये क्या है? टॉलवीन। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर, किसकी वजह से? इस डबल बॉन्ड की वजह से, अनसैचुरेशन की वजह से। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे शिफ्ट नहीं करेगा, ये कार्बन पे शिफ्ट नहीं करेगा, ये कहाँ पे शिफ्ट करेगा? ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट करेगा? इधर शिफ्ट करेगा। पेन ही नहीं चल रहा है। ठीक है, आप समझ जाइए कि जो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये कहाँ शिफ्ट करेगा? इधर शिफ्ट करेगा। यहाँ शिफ्ट करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे? इधर। ठीक है, तो ये क्या है? पाई, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड, सॉरी, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे तो बॉन्ड ही नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। बट प्रोटॉन जो है वो एज इट इज करेगा। उसके बाद unsaturated systems such as double bond or a benzene ring, the sigma electrons of the CH bond. कौन से electrons? Sigma bond. Sigma electrons of CH bond interact or enter into the conjugation with the unsaturated system. The interaction between electrons of pi system and the adjacent sigma bond of the substituent group in organic compound is called hyperconjugation. ठीक है, समझ आ गया? सी एच बॉन्ड की पार्टिसिपेशन है सी एच सिग्मा बॉन्ड के किसके साथ? बाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एडजेसेंट सिस्टम, उसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसका एक और नाम भी है, क्या है? बेकर नाथन इफेक्ट, ये भी इसका नाम है, चल गया है। तो जैसे ये था हमारा हाइड्रोजन, ये था, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हुई, ठीक है? ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया। लॉन्ग रेजोनेंस है, और लॉन्ग रेजोनेंस किसकी वजह से है? ये हाइपर कंजुगेशन की वजह से, ड्यू टू ओनली हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? अलग नाम क्या है इसका? नो बॉन्ड रेजोनेंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे यहाँ पे अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, क्या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स है हाइपर कॉन्जुगेशन की? ये थोड़ा ना कि हर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, नो। कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट वन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ आइदर एल्कीन कार्बोकैटायन और एल्काइल फ्री रेडिकल। एक अनसैचुरेशन का होना ज़रूरी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। अब अल्फा कार्बन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अल्फा कार्बन क्या होता है? जिसके हाइड्रोजन, उस अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिसके हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। जैसे ये क्या है? जैसे ये क्या है? अल्फा कार्बन, हमारा ये है अल्फा कार्बन है, ठीक है? उसके बाद है, if both these conditions are fulfilled then hyperconjugation will takes place in a molecule। सिर्फ और सिर्फ एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए और एक अल्फा कार्बन होना चाहिए। ये दो कंडीशन होगी। अल्फा कार्बन जिसका हाइड्रोजन जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर देता है, और एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है? अब हमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताने हैं ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे? हमें पता है कि जो अल्फा कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। अगर हमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताने हैं तो वो क्या होंगे? अल्फा +1। इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? 3 + 1 दैट इज 4। ठीक है, जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स में हमने क्या कर देना है? +1 कर देना है, उतने ही हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। स्टेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एल्कीन्स, वो ही एल्कीन स्टेबल होगी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में हों। जैसे ऑर्डर क्या है हाइपर कंजुगेशन का? मिथाइल, देन इथाइल C2H5,
ठीक है? जैसे-जैसे हाइड्रोजन्स कम होते जाएँगे, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे ये है, पहले है मिथाइल, फिर उसके बाद हमने इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर उसके बाद हमने इसमें आइसो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है? आइसो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने से क्या हो गया, जो हमारे पास अल्फा कार्बन है उसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, 3। अल्फा प्लस 1, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। और इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, 4, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। अब उसके बाद है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि पहले जब दो जब दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड था तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सिंगल बॉन्ड में। जहाँ डबल था वो सिंगल हो जा रहा है, जहाँ सिंगल था वहाँ पे डबल हो जा रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? द मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतने ही ज़्यादा डबल बॉन्ड से हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। ये स्टेबिलिटी तो इंडक्टिव फैक्ट ने शो कर दिया था, कार्बोकेटाइन्स के, फ्री रेडिकल्स, ये सब तो हमने कर। इसलिए ये रेजोनेंस मीसोमेरिक इफेक्ट ने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो हमें तो इनमें कोई डाउट अब होना ही नहीं चाहिए कि कौन से कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है और फ्री रेडिकल्स, ये हर कोई एक्सप्लेन। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को और रिंग को किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। जो किसने एक्सप्लेन किया है, मीसोमेरिक सिस्टम, मीसोमेरिक इफेक्ट ने, ठीक है? अब उसके बाद ये हमारा ऑर्डर है किसका, हाइपर कॉन्जुगेटिव सिस्टम का। ये हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? इसमें 3 हाइड्रोजन है तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें 2 है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, नो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब उसके बाद तो हम इनकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइपर कंजुगेशन ने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कैसे एक्सप्लेन। जैसे अगर मैं बात करूँ सिंपल एल्केन की, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, जैसे इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी है, -32.8 किलो जूल्स पर मोल। हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी है, -32 पॉइंट। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसमें एक ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, एल्काइल ग्रुप आने की वजह से इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन इंथैल्पी जो है वो कितनी हो जा रही है, -30.1 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है? हमने क्या किया, फिर एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया और हमने आर ग्रुप लगा दिया। उसमें क्या हो जाएगी, फर्दर इसकी एनर्जी जो है, एंथैल्पी जो है हीट ऑफ हाइड्रोजन की, वो कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -28.6 किलो जूल्स पर मोल। ये क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे हम एल्काइल ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। क्योंकि इसके साथ में अल्टरनेट क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन तभी आएगा ना जब हम अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तो जैसे जैसे हमारा सिस्टम में अल्काइल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, अल्फा कार्बन बढ़ता जाएगा, तो हमारा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा, ठीक है? तो इट डिक्रीजेज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब डायपोल मूवमेंट क्या होता है, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि डायपोल मूवमेंट क्या होता है। दो अपोजिट चार्जेस ले लो, उनके बीच का डिस्टेंस और उनका मैग्नीट्यूड है चार्जेस का, दैट इज म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। और इसकी यूनिट क्या होती है, डिवाई। इसकी यूनिट क्या होती है, डिवाई, ठीक है? तो मैग्नेटिक मूवमेंट की कैसे वेरिएशन होती है हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो जैसे हमारे पास ये
जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें 2 ही हाइड्रोजन्स थे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हो गए? 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन की वजह से उसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है? डायपोल मोमेंट क्या हो गया? बढ़ गया। तो डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा उसी का ही होगा जिसके सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। तो डायपोल मोमेंट को हम लिख सकते हैं कि डायपोल मोमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है? जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी और उतना ही ज़्यादा डायपोल मोमेंट, ठीक है? अब उसके बाद एक नया टॉपिक है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी तो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में इसका अपोजिट हो जाता है। इसका अपोजिट क्यों होता है? जब हम इस सिस्टम में पहले हम एल्काइल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे, पहले हम एल्काइल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे। एल्काइल ग्रुप से क्या हो रहा था? हमारे पास अल्फा कार्बन बन रहा था। अल्फा कार्बन की वजह से अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे जिसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। लेकिन जब हमने हाइड्रोजन्स की जगह हमने हैलोजन इंट्रोड्यूस किया, हमने यहाँ पे क्या किया? हैलोजन इंट्रोड्यूस किया। हैलोजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स तो अवेलेबल होते हैं, बट उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है जिसकी वजह से ये क्या करेगा? 1 मिनट, मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, यहाँ पे इज़िली एक्सप्लेन हो जाएगा ना। तो क्लोरीन था, हमने हैलोजन ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया। हैलोजन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने से क्या होगा? जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी और ये रिलीज़ हो जाएगा। ये रिलीज़ हो जाएगा तो फिर भी ये बोलेगा कि नहीं मेरा घर है, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। उसके बाद इसने फिर उसके बाद अब दूसरे क्लोरीन एटम ने भी सेम किया, तीसरे क्लोरीन एटम ने भी सेम किया। तो यहाँ पे भी क्या बन गए? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है? तो अगर 3 क्लोरीन एटम्स हैं, 3 क्लोरीन एटम्स प्लस 1 कितने हो जाएँगे? 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट द मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस एंड द डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस इफेक्ट। अब इस इफेक्ट को हम एरोमेटिक सिस्टम में भी हमने पढ़ा था, पीछे मैंने टॉल्यूइन का एग्जांपल लिया था कि टॉल्यूइन में कैसे हमारे पास हाइपर कंजुगेशन जो होती है, उसी तरह से यहाँ पे उसमें क्या हो रहा था? अल्काइल ग्रुप में वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस कार्बन के पास शिफ्ट की थी दोनों कार्बन्स के बीच में, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया था। पूरा होल रेजोनेंस मैंने बनाया था। अब हैलोजेंस है, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करने से क्या होगा? ये अपनी तरफ शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। जैसे ये बनाए हैं, ठीक है? तो ये था हमारा फुल्ली हाइपर कॉन्जुगेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच। विल मीट इन नेक्स्ट सेशन।